हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सउन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सउन कुमार राठौर और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए नीट के लिए दूसरा चैप्टर जिसका नाम है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली हमारी नीट वालों के लिए क्लास रहने वाली है, लेकिन इसके लिए 11th क्लास वाले भी देख सकते हैं और जो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद ये आपका बेसिकली लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके छूटेंगे नहीं, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो बस फर्क इतना ही कि आपको अंत तक हमारे साथ बनाए रहना है। मैं आपको इसमें चाहे हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, सभी बच्चे देख सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में स्टडी करवाऊंगा। तो बच्चों चलिए हम बिना अपनी देर करते हुए अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे सगुन कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है। और दोस्तों इतनी जल्दी हम अपने इतने सब्सक्राइब आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं, आपका इतना हमें सपोर्ट मिला है, इसके लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा आज बेसिकली चैप्टर कौन सा है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो पढ़ेंगे हम कि सेल क्या होता है, ठीक है। तो पहला हेडिंग हम डालेंगे कि सेल, व्हाट इज सेल, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले सर हेडिंग डालेंगे कि सेल क्या होता है। तो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि सेल जो होती है वो हमारी यूनिट ऑफ लाइफ होती है, कि सेल मतलब जो होती है वो हमारी यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मतलब जैसे आपको ने केवल इतना पढ़ा होगा कि हमारी सेल होती है वो हमारी एक पूरी बॉडी की एक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। लेकिन आपको पता है कि कितनी टाइप की मतलब होती है हमारी यूनिट ऑफ लाइफ। आपने केवल एक लाइन पढ़ी है कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका चैप्टर का नाम भी हमारा यही है। लेकिन मैं आपको बताऊं एक 2 कैटेगरीज होती हैं कि इसमें एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, एक होती है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो मैं आपको लिखवा देता हूं दोनों यहाँ पर और उनके बारे में एक एक करके पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं, ठीक है। तो सेल हमारी बेसिकली होती है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों ये हमारी 2 टाइप से होती है कि सेल जो हमारी होती है वो होती है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ का कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एवरी ऑर्गेनिज्म मतलब हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। कि ये जो हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ होते हैं हमारे मल्टीसेलुलर, कि मतलब इनकी जो सेल होती है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं और मल्टीसेलुलर भी इनकी सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एवरी ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एवरी ऑर्गेनिज्म जो हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब वो हमारी या तो यूनिसेलुलर से या फिर मल्टीसेलुलर से मिलकर बना होता है, ठीक है। या तो वो हमारी यूनिसेलुलर सेल होगी या तो हमारी होगी मल्टीसेलुलर सेल, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारी कि अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शन, कि अगर जो हमारे यूनिसेलुलर जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उसमें एक केवल सिंगल सेल होती है वो सभी जरूरी काम करती है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर कि अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर कि सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन। तो ये हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे इसी में स्ट्रक्चर में कि एनी स्ट्रक्चर लेस देन अ कंप्लीट सेल डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, की कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो वो हमारी पूरी तरह से कंप्लीट सेल जो होती है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में नहीं होती है। तो हमें ये बात मतलब कुछ हमारे पॉइंट है जो एज इट इज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको ये लिखवा देता हूँ। मैंने एनसीईआरटी से अलग से नोट किया है अपनी नोटबुक में, ठीक है। मैंने आपके लिए मैं अलग से नोट्स बनाता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं बिल्कुल वही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि एनी स्ट्रक्चर
less than a complete cell do not have do not इंश्योर हैव नहीं लिखेंगे वरना हमारी मतलब जो भाषा होगी कठिन होगी, लेकिन मैं आपको सरल से सरल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो हमारी ये लाइन क्या कहती है कि एनी स्ट्रक्चर लेस देन अ कंप्लीट सेल डू नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस, कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर हो वो मतलब एक कंप्लीट सेल के बिना इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में रहता है। तो आपके एनसीईआरटी की लाइन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है हमारा, ठीक है। अब हम लिखेंगे एक्सेप्शन, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, आप ड्रॉपर के बच्चे तो आपको इसके बारे में पता होगा। एक्सेप्शन है हमारा वो है वायरस, ठीक है। वायरस के पास जो है वो हमारी डू नॉट मतलब कंप्लीट सेल नहीं होते, डू नॉट हैव कंप्लीट सेल और डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंसी, और इसकी जो होती है इसके पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है। तो हम लिखेंगे कि वायरस डू नॉट हैव आ, इसके पास एक कंप्लीट सेल नहीं होती, जो हर ह्यूमन के पास होती है वो नहीं होती है, ठीक है। कंप्लीट सेल, ठीक है। वायरस डू नॉट हैव अ कंप्लीट सेल एंड डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब कुछ आते हैं इनएनिमेट थिंग और एनिमेट थिंग। अब आपको मैं अगर मैंने इसके बारे में बताया कि इनएनिमेट थिंग और एनिमेट थिंग क्या होती है तो आप समझ नहीं पाए होंगे, और अगर मैं आपसे अभी कहूं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग तो आप समझ जाएंगे। तो एनिमेट थिंग जो होती है वो होती है हमारी लिविंग थिंग्स, ठीक है बच्चों। और जो हमारी मतलब इनएनिमेट होती है थिंग्स उन्हें कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में। पहली हमारी आती है जैसे इसमें इनएनिमेट थिंग और एनिमेट थिंग, ठीक है। इनएनिमेट थिंग्स, ठीक है। और दूसरी आती है हमारी एनिमेट थिंग्स। तो ये भी आपने एक नया वर्ड आज पढ़ा होगा जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आपने सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा होगा। तो एनिमेट थिंग जो हमारी होती है वो होती है हमारी लिविंग थिंग्स, ठीक है। इन्हें हम लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। और जो हमारी इनएनिमेट थिंग्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। आपको इनके बारे में याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे सिंपली। कोई अभी हमने ज्यादा बड़ी बात तो नहीं पढ़ी है कि इनएनिमेट थिंग को कहते हैं नॉन लिविंग थिंग और एनिमेट थिंग को कहते हैं हम लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो हमारी लिविंग थिंग होती है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, तो ये हमें याद रखनी है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा। अब जैसे हमने ये तो सारी बातें पढ़ ली हैं सेल के बारे में, अब हमें पढ़ना है कि डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल की हमारी कैसे खोज हुई, कैसे करके इसकी डिस्कवरी की गई, ठीक है। तो हम लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। यहीं पर मैं थोड़ी सी बातें लिखवा देता हूं, बाकी अभी हम ऊपर भी लिख लेंगे। अगला हेडिंग हम डालेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी किस टाइप से हुई, ठीक है, और कैसे हुई और किसने की। तो सेल की जो डिस्कवरी में हमारे आते हैं 3 साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन लीवेनहॉक एंड रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवरी ऑफ सेल में हमारे 3 साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, एंटोन वॉन लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। तो उनके बारे में हम लिखेंगे कि 3 साइंटिस्ट हमारे आते हैं बच्चों, ठीक है। रॉबर्ट हुक और हमारे यहां पर आते हैं एंटोन वॉन लीवेनहॉक और जो हमारे तीसरे आते हैं वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है बच्चों।
तो ये आपको क्लियर होगा कि हमारे 3 वैज्ञानिक आते हैं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे करके इसकी डिस्कवरी की, कैसे करके क्या किया। तो आप इतना भी नोट कर लीजिए, इसमें से भी आपका क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं इन सारे वैज्ञानिक के बारे में, ठीक है, साइंटिस्ट के बारे में। तो आप इतना ये नोट कर लीजिए बच्चों। और वैसे कमेंट्स आती है कि लिखा हुआ क्लियर नहीं दिखाई देता। वैसे क्लियर तो दिखाई दे रहा है बच्चों, लेकिन क्या करें, अभी ये है तो व्हाइट बोर्ड, और अभी हम इतनी जल्दी डिजिटल बोर्ड नहीं ला सकते हैं, थोड़ा मनी प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम ठीक है, धीरे धीरे मेहनत करते हैं और आपका सपोर्ट बना रहा तो हम लेके आएंगे डिजिटल बोर्ड, उससे भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम अपना अगला हेडिंग डालेंगे, इन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। आपने इतना नोट तो कर ही लिया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे अपने इन साइंटिस्ट के बारे में कि इन्होंने कैसे करके हमारी सेल की डिस्कवरी की। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम रॉबर्ट हुक के बारे में, ठीक है। तो अगला हेडिंग हम डालेंगे रॉबर्ट हुक, साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, ठीक है बच्चों। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे क्या थे, इनका क्या योगदान था। तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने हमारा फर्स्ट ऑब्जर्व की थी कॉर्क सेल, ठीक है, जो एक हमारी डेड सेल थी। कि अगर अक्सर आपसे नीट में या एनटीए क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवरी की थी वो लिविंग थी कि डेड थी, मतलब तो वो जो उन्होंने पहले सर जो हमारी खोज की थी वो हमारी डेड सेल की उन्होंने की थी, ठीक है। और जो हमारे अदर कंपटीशन एग्जाम में इसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व उन्होंने जो ऑब्जर्व की थी वो हमारी थी कॉर्क सेल, ठीक है, कॉर्क सेल। तो आपको इसका नाम याद रखना है, ठीक है बच्चों। और ये जो थी हमारी, ये थी हमारी डेड सेल, मतलब मरी हुई सेल थी, इनमें जान नहीं थी, ठीक है, डेड सेल, ठीक है। और इसमें जो होती है वो केवल सेल वॉल होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ कि ये कुछ इस टाइप की होती है। जैसे ये मान लीजिए, हमारी डायग्राम में हमारा थोड़ा हाथ कर रहा है, लेकिन हमें समझना है कि कैसे, क्या हमें केवल समझना है बच्चों। आप में डायग्राम में वो नहीं करनी है, हमें केवल अपने क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे ये इस टाइप की कुछ दिखाई देती है हमारे लिए, ठीक है। जैसे इस लाइक स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा होता है, ऐसे करके इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चों, ऐसे करके इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कि ये कॉर्क की तरह हमें दिखाई देती है, ठीक है, इसे ही कहते हैं हम कॉर्क। तो ये इस टाइप की कुछ दिखाई देती है हमें, ठीक है बच्चों। और इसमें जो होती है, इसमें केवल होती है सेल वॉल, ठीक है, ओनली सेल वॉल। जैसे अगर हम देखें इसमें, तो इसमें जो केवल होती है वो होती है हमारी सेल वॉल। मान लीजिए कोई हमारी सेल है, कॉर्क सेल, और इसकी जो बाहर यहाँ आपको दिखाई दे रही है मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं सेल वॉल। इसमें ओनली इन्होंने सेल वॉल का डिस्कवरी किया मेनली, ठीक है, ओनली सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद जो एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था, इसे हम कहते हैं हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जो हनी, जो हमारे नहीं होता शहद, आपने शहद देखा होगा जिसमें से शहद निकलता है, उसकी तरह कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। एक्चुअली डिस्कवर इन्होंने जो एक्चुअली ऑब्जर्व किया था, इसमें वो किया था इन्हें सेल वॉल, ठीक है, एक्चुअली ऑब्जर्व सेल वॉल, एक्चुअली ऑब्जर्व सेल वॉल। तो इन्होंने जो था वो सेल वॉल के बारे में बेसिकली अध्ययन किया था, अपना स्टडी की थी, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी, होती है कॉर्क सेल। इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूं, ये जो होती है हमारी, होती है कॉर्क सेल, ठीक है, कॉर्क सेल। तो ये था हमारा, इनका कुछ था। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में। पहले मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, वरना आपको कम दिखाई दे रहा होगा इसमें। अब हम पढ़ेंगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में। तो ये जो हमारे थे, इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल की खोज की थी, ठीक है, इन्होंने सबसे पहली बार लिविंग सेल की खोज की थी, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा, आप अगर ड्रॉपर के बच्चे हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो इस लेक्चर में आपको पता हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं हूं ही आपका डाउट सॉल्व करवाने के लिए, मेरा यही काम है। तो बच्चों
अब हम पढ़ेंगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, अगला आईडी हम डालेंगे एंटोन वॉन लीवेनहॉक। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब ने हमारे क्या कहा, तो इन्होंने जो कहा वो कहते हैं कि इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल के लिए ऑब्जर्व किया था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को बारे में देखा था। और इन्होंने लिविंग सेल में क्या क्या देखा था, इन्होंने देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ, इन्होंने इनके बारे में पढ़ा था, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। तो इन्होंने बेसिकली इनके बारे में पढ़ा था, इनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, इन्होंने इनके बारे में जो था वो इनके बारे में स्टडी की थी। तो अब आते हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब। जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन भाई साहब थे, उन्होंने क्या हमारा अध्ययन किया था। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, इन्होंने जो था इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था, ठीक है। इन्होंने किया था फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों, फर्स्ट डिस्कवर न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन किया था और इन्होंने न्यूक्लियस की जो संरचना देखी थी, स्ट्रक्चर इसका जो देखा था वो कुछ इस टाइप से इन्होंने देखा था, ठीक है। इन्होंने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से देखा था कि ये जो होते हैं इसके यहाँ पर कुछ ये पाए जाते हैं न्यूक्लियर पोर, जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। ये कुछ होते हैं इसमें, होते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो इन्होंने जो जो स्ट्रक्चर के बारे में देखा था वो हम सब पढ़ेंगे इसमें, मैं आपको बताऊंगा सबके बारे में। तो ये हमारे क्या होते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाइए अपने, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। और इसके अंदर हमारी एक क्रोमेटिन पड़ी होती है, ठीक है। ये जो है हमारा, जैसे ये मान लीजिए कुछ डीएनए है, ये जो है हमारा ये लिपटा हुआ है, जो हमारी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इसे हम कह देंगे यहाँ पर ये हमारा क्रोमेटिन, ठीक है। इसे कहेंगे हम क्रोमेटिन, ठीक है। और उसके अंदर ये जो है हमारा ये होता है न्यूक्लियस, इसे कहते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। तो बच्चों ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके नीचे आता है हमारी, जैसे यहाँ पर इसके अंदर होता है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियोलस, मतलब यहाँ पर जो होता है हमारा, इसमें यहाँ पे देख लीजिए कुछ भी आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। मतलब ये एक हमारा टाइप का लिक्विड होता है इसके अंदर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और इसके लिए ये जो हमारी बाहर मेम्ब्रेन होती है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप। तो बच्चों इन्होंने इसके में कुछ इतनी चीजें डिस्कवर की थी, इन्होंने इतनी चीजों का स्टडी किया था। तो आप इतना ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अपने वही सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा, आप इतना नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया आपको, मैंने आपको बिल्कुल एक एक डायग्राम से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में, आपने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं साइड भी हट जाता हूं ताकि आप अपना अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकें और हमें सपोर्ट कर सकें और उनकी स्टडी जल्द से जल्द हो सके, ठीक है। तो सेल थ्योरी के बारे में हम पहले ना पढ़कर उसके कुछ जो साइंटिस्ट होते हैं कुछ उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कि हमारे आते हैं, इसी में आते हैं हमारे मैथियास शील्डन, ठीक है। हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं अगले मैथियास शील्डन, स्क्लीडन, इन्हें शील्डन और स्क्लीडन भी कहते हैं, हिंदी में कुछ और कहते हैं। मैं सबके लिए लेके चलता हूँ एक साथ, स्क्लीडन या शील्डन। आप हिंदी में स्लीडन, हिंदी में वैसे इसे कहते हैं स्लीडन। अभी आप इसके लिए पढ़े स्क्लीडन तो अलग अलग बात होती है, ठीक है। तो ये जो थे हमारे थे जर्मन के थे हमारे और ये थे हमारे बॉटनिस्ट थे, ठीक है।
इन्होंने 1838 में प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड ऑफ डिफरेंट सेल, इन्होंने 1838 में बताया कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग टिश्यू के मिलकर बने होते हैं और अलग अलग सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन 1838 में इन्होंने बताया कि प्लांट्स आर डिस्कवर्ड, प्लांट्स आर कंपोज्ड, डिस्कवर्डिंग कंपोज्ड ऑफ, plants are composed of different tissue plants are composed of different tissue and of different cell and of different cell। तो इन्होंने हमारे लिए इतनी बात बताई थी। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने हमें इतनी बात बताई थी। इसके बाद हमारे आते हैं थियोडर श्वान। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो बॉटनी का चैप्टर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे थे थियोडर श्वान, तो ये हमारे जो थे, ये हमारे जर्मनी के ही वैज्ञानिक थे, लेकिन ये थे हमारे जूलॉजिस्ट। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हमारा बॉटनी का मतलब लेक्चर है कि ये बॉटनी में तो आता है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, लेकिन आप इसमें जूलॉजिस्ट को भी घुसेड़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं बेटा कि जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट जब इन्होंने हमारे लिए सिद्धांत दिया तो हमें इनके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने हमें थ्योरी दी थी तो हमें इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये थे हमारे जूलॉजिस्ट। ठीक है, अब वो थे भाई जूलॉजिस्ट, लेकिन उन्हें था ज्ञान। जैसे मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी किया है, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मेहनत की है मैंने इतनी कि मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाने में सक्षम हूँ। ऐसे ही ये थे हमारे थियोडर श्वान भाई साहब। ये थे जूलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने बॉटनी में भी काम किया था, बॉटनी ने भी। ठीक है, तो इन्होंने हमारे लिए क्या बताया था, इन्होंने बताया था 1839 में कि एनिमल हैज आउटर थिन लेयर कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बताया था कि जो एनिमल सेल होती है उसकी जो बाहरी वाली जो हमारी लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि प्लांट हैज यूनिक कैरेक्टर दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने हमें बताया था कि प्लांट्स के पास एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो एक उनका एक यूनिक कैरेक्टर होता है। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी हमारे लिए कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी हमारे लिए, जो यही थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो हम इनके बारे में लिखेंगे। इन्होंने हमारे लिए 1839 में बताया था। इन 1839 में इन्होंने हमें बताया था। हम पॉइंट्स वाइज लिखेंगे इसमें। पहला पॉइंट ए हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इन्होंने बताया था कि एनिमल सेल हैज आउटर थिन लेयर, एनिमल सेल हैज आउटर थिन लेयर इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो जो आउटर थिन लेयर होती है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा जो पॉइंट था हमारा बी, इन्होंने बताया था कि प्लांट सेल हैज यूनिक कैरेक्टर दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल हैज यूनिक कैरेक्टर that presents of unique character that presence of cell wall। ठीक है, तो जो यूनिक कैरेक्टर होता है इनका वो सेल वॉल इनके पास प्रेजेंट होती है। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, हाइपोथेसिस, ही गेव हाइपोथेसिस। ठीक है, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी जो थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। की हमारे जितने भी होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स वो होते हैं हमारे सेल के बने हुए होते हैं और जो उसी के सेल का प्रोडक्ट भी होते हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है? ठीक है बच्चों, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारी सेल थ्योरी क्या होती है, व्हाट इज सेल थ्योरी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में।
तो सेल थ्योरी हमारी क्या कहती है उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। आपने इतना नोट कर लिया होगा बच्चों। तो सेल थ्योरी हमारी क्या कहती है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अगला हेडिंग डालेंगे हम अपनी सेल थ्योरी, ठीक है। SELL सेल THEORY। तो ये जो हमारी सेल थ्योरी है हमारी क्या कहती है सेल थ्योरी, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी जो है हमारी स्लीडन और श्वान दोनों ने दी थी, ठीक है। ये हमारी दी थी स्लीडन एंड श्वान ने, ठीक है। स्लीडन एंड श्वान ने दी थी ये, ठीक है। गिवन बाय स्लीडन एंड श्वान। तो इन्होंने हमारे लिए टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, इन्होंने मतलब साथ साथ में इन्होंने दोनों ने साथ साथ मिलकर सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। टुगेदर फॉर्म सेल थ्योरी, ठीक है। दोनों ने साथ में मिलकर सेल थ्योरी बताई थी और उन्होंने इसके बारे में बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। इन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्या बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो जो हमारा इन्होंने बताया था थिएटर शान भाई साहब ने, लेकिन उन्होंने इन दोनों लोगों ने साथ साथ मिलकर इसे बताया था, ठीक है। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया था इस सेल थ्योरी में। और इसका ड्रॉबैक क्या था कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। ये मतलब इन्होंने इस सेल थ्योरी तो दे दी थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लगा पाए थे कि जो हमारी न्यू सेल होती है वो कैसे बनती हैं, कैसे करके बनती है। तो इनका ड्रॉबैक क्या था, लिखेंगे हम ड्रॉबैक। इनका जो ड्रॉबैक था वो था ए, इनका जो ड्रॉबैक था वो था ए कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन दैट हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। इट डिड नॉट एक्सप्लेन that how न्यू सेल आर फॉर्म, ठीक है। कि जो हमारी नई सेल होती है वो कैसे करके बनती हैं, ये इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है बच्चों। इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल को हमारे लिए जो अभी तक तो ये दी थी हमारी स्लीडन और श्वान ने, ठीक है। स्लीडन एंड श्वान ने हमारी दी थी, लेकिन इसके लिए मॉडिफाई किसने किया था, क्योंकि हमारे लिए बता नहीं पाए थे कि जो न्यू सेल होती है वो कैसे बनती हैं, लेकिन फिर इसे मॉडिफाई किया, ठीक है बच्चों। तो आप इतना मतलब नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल। तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला हेडिंग अपने कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल क्या होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो सेल थ्योरी थी हमारी, इसके लिए मॉडिफाई किया था वो किया था हमारे रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने, ठीक है। जो इसका मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, अब हम डालेंगे हेडिंग इनकी मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी के लिए मॉडिफाई जो हमारा किया था वो किया था हमारे लिए रुडोल्फ विर्चो भाई साहब ने, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने किया था, जो इन्होंने किया था कि 1855 में, ठीक है, बाय रुडोल्फ विर्चो इन 1855, इन्होंने 1855 में इसे मॉडिफाई किया था। और इन्होंने बताया कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने हमारे लिए बताई थी मेनली बात कि जो हमारी होती हैं सेल्स वो पुरानी सेल से मिलकर बनी होती हैं, पुरानी सेल्स ही आई हैं, कि ऑल सेल्स आर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ऑल सेल कम्स फ्रॉम, इन्होंने बताया हमें कि ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग
सेल। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि जैसे जो भी सेल्स हमारी वो पुरानी सेल से मिलकर बनी है, लेकिन जो सबसे पहली 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 जो सबसे सेल थी वो कैसे बनी होगी। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी डिटेल में मैं समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम ये हमारा पढ़ रहे हैं जो अभी हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो इन्होंने हमारे लिए इसके बारे में बताया था। और ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मतलब मिलकर बनती है, डिवीजन से बनती है, बाय डिवीजन, ठीक है, बाय डिवीजन, ये डिवीजन से हमारी मिलती हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने एक हमारे लिए वो दिया था स्टेटमेंट, जो था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। स्टेटमेंट जो दिया था हमारे लिए, स्टेटमेंट वो दिया था ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला और ई सेलुला, ठीक है। ये हमारे लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इसका मीनिंग यही होता है कि जो हमारी सेल होती है वो पुरानी सेलों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यही हमारा स्टेटमेंट था। अब हमारी यही मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। तो उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, एक दो। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी में जो हमारा पहला पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। की वही बात है हमारी लिखनी है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, all living organism are composed of cell, are composed of cell and product of cell, ठीक है, and product of cell, ठीक है। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा कि all cell arises from pre-existing cell। यही वाला हमें पॉइंट लिख देना कि all cell arise, all cell arises from pre-existing cell by division, pre-existing cell by division, ठीक है, मतलब by division, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट थे कुछ। तो अब हम एक ओवरव्यू लेंगे सेल का कि सेल हमारी कैसी होती है उसके बारे में। पहले से रिंग डाल लेते हैं क्योंकि पता नहीं यार चल नहीं रहा ज्यादा सही, ठीक है। तो एक हम ओवरव्यू लेंगे सेल का कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो हम एक ओवरव्यू लेंगे सेल का कि हमारे सेल के पास क्या क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोचो कि आपकी सेल के पास क्या क्या होता है, तो अगर आप आंख बंद करोगे तो आपके पास कुछ ही आएंगे कि जैसे सेल के पास जो होती है वो सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो आपको इन सभी चीजों के बारे में आएंगी, ठीक है। तो इन्हीं बारे में हम पढ़ेंगे। पहले से हम लिखेंगे कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें हम प्लांट्स आती है और एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स होती हैं हमारी दो सेल, ठीक है, प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग होती है, हम इस दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। अगर हम प्लांट्स में एक एग्जांपल ले लें जैसे ओनियन सेल, ओनियन सेल, ठीक है, ये हमारा इसका एग्जांपल ले लिया। और एनिमल्स में अगर हम ले लें तो ह्यूमन की चिक सेल ले लें। अगर ह्यूमन की जो हमारी चिक सेल होती हैं वो अगर हम ले लें, ह्यूमन की चेक सेल, चीक सेल, हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कोई भी दो, ठीक है। तो हम देखें कि हमारी ये जो ह्यूमन की चीक सेल होती है इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो एक तो हमारी आती है, देखिए सबसे पहले आती है सेल वॉल, सेल वॉल। दूसरी आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और हमारी आता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स। एक्स्ट्रा चीजें हमारी यही सब आती हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम हेडिंग डाल लेते हैं अपना सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। सेल, तो सेल वॉल हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है, आउटर मोस्ट
बाउंड्री मतलब हमारी बाहरी कवरिंग होती है, ठीक है। आपको इतनी बात याद रखनी है इसके बारे में, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। और इस ये जो होती है रिजिड लेयर होती है, डेड लेयर, ठीक है, इसे कहते हैं रिजिड लेयर या डेड लेयर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद जो हमारा आता है कि नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी में प्रेजेंट नहीं होती है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होती है, ऐसा नहीं कि ये सभी में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें बैक्टीरियम होती है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोट में आपको बैक्टीरिया में मिलती है, ठीक है बच्चों। ये जो है हमारी बैक्टीरिया में मिलती है, ठीक है। बैक्टीरिया में जो होती है हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रेजेंट। आप इधर नहीं, इधर लिख लीजिए कि ये होती है हमारी प्रेजेंट। तो बैक्टीरिया में हमारी प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारी यूकैरियोट्स में जो आते हैं वो आते हैं हमारे डायटम्स, यूकैरियोट्स में जो आते हैं हमारे डायटम्स में होती है हमारी, ठीक है। और डायनोफ्लैजिलेट में होती है हमारी, डायनोफ्लैजिलेट, और प्लांट्स में होती है हमारी, ठीक है, इन प्लांट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, ठीक है। प्लांट्स में जैसे एल्गी आ गया, ब्रायोफाइट आ गया, टेरिडोफाइट आ गया, तो इनमें होती है हमारी, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम पढ़ेंगे अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है बच्चों। अगला हेडिंग हम डालेंगे वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो होती है प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, ठीक है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आउटर थिन डीलिमिटिंग लेयर होती है हमारी, ठीक है। आउटर थिन डीलिमिटिंग लेयर, आउटर थिन डीलिमिटिंग लेयर होती है हमारी, जो मतलब एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर। जो हमारी मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो डीलिमिटिंग लेयर होती है इसे ही हम मतलब ये एनिमल सेल में जो होती है हमारी ये आउटर कवरिंग होती है। एनिमल सेल में जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अगला हेडिंग अपना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है हमारा न्यूक्लियस, अभी हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, आगे चल के अभी हम इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये कैसे कैसे इनके अंदर क्या क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये हमारा बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स में होता है जो हमारा एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, डेंस मतलब घना, ये सघन मतलब घना घना डेंस होता है, डी डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है हमारा, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है बच्चों। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। और हैज जेनेटिक मटेरियल, इसके पास मतलब इट हैज जेनेटिक मटेरियल, इसके पास जेनेटिक मटेरियल वो होता है, इट हैज जेनेटिक मटेरियल। और 10 मिनट की क्लास रह गई है बस हमारी, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे बस थोड़ी देर और, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ, ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल को, ये आपको पता है कि हम डीएनए कहते हैं। ये जो हमारा फॉर्म होता है ये हमारा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म, इसमें जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोसोम, कंडेंस
क्रोमोसोम, ठीक है बच्चों, कंडेंस्ड क्रोमोसोम, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमारा होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जो हमारी सभी ऑर्गेनिज्म होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है हमारा, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इन ऑल लिविंग सेल, ठीक है, सभी लिविंग सेल में हमारा होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये बात आपको याद रखनी है। और एक मैं जो आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट की, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, कि हमारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो सभी साइटोप्लाज्म में होती हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है हमारा मेन सेलुलर एरिया होता है, जिसमें हमारी सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेलुलर मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज का हमारा मेन एरिया होता है, ठीक है, एक्टिविटीज, ठीक है। अब ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑफ लिविंग सेल अकर्स हियर, कि इसकी जो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सारी यहीं पर होती है, ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑल द केमिकल रिएक्शन of living cell occur here, of living cell occur here, इसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सभी यहीं पर होती हैं, ठीक है। तो अगर ये आता है वो हमारा आता है सेल ऑर्गेनेली, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। अब हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में, सेल ऑर्गेनेली। तो सेल ऑर्गेनेली होती हैं वो होती हैं हमारी, दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, मतलब दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग पार्टिकुलर फंक्शन है, कई फंक्शन होते हैं हमारे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कहते हैं इन्हें हम, ठीक है। ये होते हैं हमारे टू टाइप से, टू टाइप्स, एक होती है हमारी मेम्ब्रेन बाउंड और एक होती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं ये, ठीक है। और ये जो होती है हमारी दूसरी वो होती है हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये हमारी टू टाइप से होती हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं इसमें आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, इनके आपको अक्सर पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, प्लास्टेड हो गया, प्लास्टेड, ठीक है, प्लास्टेड जो होता है वो भी हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है, ये भी हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके बाद हमारा हो गया गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रोब्स, व्यूल्स, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स हो गए हमारे, वैक्यूल हो गई, ठीक है, वैक्यूल। और एक और आता है हमारा माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोव्यूल्स, ठीक है, माइक्रोव्यूल्स। तो हमारे मैं आपको बताऊं कि ये जो होती हैं हमारी, ये होती हैं जो हमारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी हमारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं हमारी, कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोव्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, मतलब माइक्रो बॉडीज जो होती है हमारी, माइक्रो बॉडीज ये है हमारा
लिखी हुई है यहाँ पर माइक्रो बॉडीज है, यहाँ पर मेरे लिए लिखा हुआ। माइक्रो बॉडीज जो होती हैं ये भी हमारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, और बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है ये हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होती है वो होती है हमारी दो, एक होती है राइबोसोम, एक होती है हमारे सेंट्रियोल। ठीक है, अब आप कंफ्यूज रहते हैं कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या है, तो मैं आज आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूँ कि जो हमारा सेंट्रियोल होता है वो मतलब अगर सेंट्रियोल होता है वो एक होता है, और सेंट्रियोल कहीं पर भी आपको दो दिखाई दे तो हम इन्हें दोनों को मिलाकर कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की जो हमारे एग्जांपल है वो है हमारे राइबोसोम, और दूसरा है हमारा वो है हमारा सेंट्रियोल। ठीक है, या इसे ही हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं, सेंट्रियोल या हम कहते हैं इसे सेंट्रियोसोम। ठीक है, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है हमारा यूकैरियोटिक हो सकता है और प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, ये आपको पता होगा। ये यूकैरियोटिक भी होता है हमारा और ये हमारा प्रोकैरियोटिक भी होता है, तो बच्चे को पता है। ठीक है, इस पे ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत है नहीं। अब हम कुछ सेल की जो शेप एंड साइज होते हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अपना लेक्चर एंड कर देंगे। आप इतना नोट कर लीजिए बस, और 5 मिनट पढ़ लेते हैं फिर हमारा ये लेक्चर एंड कर देंगे। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ेंगे, बस एक हेडिंग पढ़ लें हम, आपने इतना नोट कर लिया होगा। ठीक है, ये मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ 2 घंटे का वैसे होता है, इतना सब कुछ मैंने आपको 1 घंटे में पढ़ा दिया। ठीक है, ये वैसे 2 घंटे पढ़ाने में टीचर लगाते हैं, और मैं तो 2 लेक्चर में इतना निपटाते हैं। मैं आपको केवल 1 लेक्चर में इतना पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप हमारी मेहनत को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अब हमारा जो सेल होता है इसका शेप एंड साइज जो होता है वो अलग अलग होता है हर जगह, ऐसा नहीं किसका सेम होता है। सेल का जो होता है शेप एंड साइज, इसका जो साइज होता है वो मतलब अलग अलग होता है, और सेल वेरीज, अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, सेल वेरीज। ठीक है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर हमारा हो गया माइकोप्लाज्मा, ये एक बैक्टीरिया होता है हमारा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो होता है वो हमारा एक बैक्टीरिया होता है, इसके शेप एंड साइज की हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर, लेंथ जो होती है हमारी इसकी वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर में हमारा होता है 10 की पावर -6 मीटर, ये तो आपको पता होगा, अगर आपने फिजिक्स आप पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर, डायमीटर जो होता है माइक्रोप्लाज्मा का वो होता है हमारा 0.1 माइक्रोमीटर। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, डायमीटर और लेंथ मैंने आपको बता दी। ठीक है, और जो हमारा माइक्रोप्लाज्मा होता है ये हमारा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम जैसे ले लें यहाँ पर बैक्टीरिया जो होता है इसकी लेंथ होती है, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो आप सिंपली मतलब रखना है कि हमारा प्रोकैरियोट है। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो लेंथ होती है हमारी वो होती है 3 से 5 माइक्रोमीटर, लेंथ जो होती है इसकी वो होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा आती है रेड ब्लड सेल, इसका डायमीटर होता है, रेड ब्लड सेल मतलब आरबीसीज, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर, डायमीटर जो इसका होता है वो होता है, डायमीटर जो इसका होता है वो होता है 7 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखनी है बातें। ठीक है, उसके बाद जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होती है हमारी वो भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वो है हमारी ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल जो हमारी होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग मतलब जो हमारा शुतुरमुर्ग नहीं होता है उसका अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, उसके बाद जो हमारी लॉन्गेस्ट सेल होती है वो हमारी होती है नर्व सेल। एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दी जो अक्सर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, नीट में तो खैर इतना आसान नहीं आएगा, लेकिन जो और हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और अगर आप अभी क्लास में हैं जैसे 11th में तो आपको उनसे आपके टीचर भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो लॉन्गेस्ट होती है सेल वो होती है हमारी नर्व सेल। ठीक है, ये हमारी होती है नर्व सेल, या फिर इसे न्यूरॉन भी कहते हैं हम। ठीक है, या न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो बाकी
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम पढ़ देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको एक कैसे लगी क्लास आप हमारे बताना और हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों तक जल्द से जल्द इसे शेयर करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें। और इसीलिए चलिए आज के सेशन यहीं पर मैं एंड करता हूं, और हमने पढ़ लिया आज के लिए बहुत कुछ। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।